हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं एक और नया अध्याय का नाम है श्याम एक किसान। श्याम एक किसान अध्याय नंबर 6 आपके ये बसंत भाग 2 का अध्याय है। बसंत भाग 2 का अध्याय है जो कि PGT एस्टेट TGT एस्टेट वाले बच्चों के लिए है। बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 ये TGT स्टूडेंट के लिए है, TGT एस्टेट वालों के लिए है। बसंत भाग 1 हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर संपूर्ण करवा चुके हैं और जिस बच्चे ने भी नहीं देखी है वो देख ले। और साथ साथ TGT के साथ साथ जो PGT एस्टेट भी दे रहा है RO भाग 1 RO भाग 2 हम संपूर्ण करवा के और इसके जो MCQs हैं उनकी भी मैंने एक महा मैराथन डाल दी है। जिसने नहीं देखी हो ऑब्जेक्टिव्स की वो देख ले। तो शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। तो ये अध्याय है श्याम एक किसान। मतलब जो शाम का टाइम है वो एक किसान की तरह लग रहा है। इसमें शाम का जो समय है उसे एक किसान की तरह बताया है। और ये एक कविता है, विधा की दृष्टि से ये एक कविता है। और कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। कविता लिखी है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो ये आप नीचे देख ही लेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखी है। और मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊंगी कि ये क्या है, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक पहाड़ है और जो ये ऊपर आसमान है ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक पहाड़ को तो किसान कहा है और जो आसमान है उसको किसान का साफा कहा है। और जो ये डूबता हुआ सूरज दिख रहा है इसे किसान की चिलम कहा है। तो ये सायंकालीन दृश्य का वर्णन इस कविता में किया गया है। जब अंधेरा होने लगता है, दिन छिपने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, उस समय का वर्णन किया गया है कि पहाड़, आसमान, सूरज शाम होते समय कैसे दिखाई देते हैं। अर्थात ये सारी चीज़ें एक किसान की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब लाइन टू लाइन देख लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अर्थात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि किसान जो है ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ है वो किसान की तरह चिलम खींचता हुआ और आकाश रूपी साफा बांधकर बैठा है। आकाश रूपी साफा इसे कहते हैं जो सिर पर पगड़ी पहनते हैं, बांधकर बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। जो नीचे नदी बह रही है, ये जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे किसान के घुटनों पर चद्दर पड़ी हुई हो। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। मतलब पास में ही जो पलास के फूल हैं, पलास के पेड़ के फूल जो लाल लाल होते हैं, तो पलास के लाल लाल महकते हुए फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे जंगल की अंगीठी दहक रही हो। अंधकार दूर पूर्व में, मतलब पूर्व की तरफ जो अंधकार छाया हुआ है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है सिमटा बैठी है भेड़ों के गले से। ऐसा लग रहा है जैसे सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा मतलब झुंड सा। तो पूर्व के समय ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। तो पूर्व की तरफ जो आपका ये पूर्व में जो अंधकार छाया हुआ है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे भेड़ों का कोई झुंड दबक कर बैठा हुआ हो। आगे है, अचानक बोला मोर। कह रहा कि इस तरीके का दृश्य था, चारों तरफ इस तरीके का दृश्य था कि एक किसान बैठा हुआ है, वो पहाड़ के समान प्रतीत हो रहा, पहाड़ किसान के समान प्रतीत हो रहा है। उसके सिर के ऊपर जो आसमान है नीला वो किसान के साफे की तरह लग रहा है। और जो नदियां बह रही हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर चद्दर डाल रखी हो। और उसके दाएं बाएं जो पलास के लाल लाल फूल हैं वो एक जंगल की दहकती हुई अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। और पूर्व में जो अंधकार दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ें दुबक कर बैठी हुई हों, भेड़ों का झुंड। फिर कहते हैं कि इस तरीके का शांतपूर्ण माहौल है, बहुत ही शांति का माहौल है। और ऐसे में ही अचानक जो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है सूर्यास्त के समय, ऐसी स्थिति में अचानक बोला मोर। कहता है मोर बोलता है, अर्थात किसी की आवाज आती है, जैसे किसी ने आवाज दी
सुनते हो। कह रहे कि जब कोई किसान इस तरीके से बैठा रहता है और उसको कोई आवाज़ दे कि भाई सुनते हो, ठीक उसी और आवाज़ से सारा सन्नाटा टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार सायंकालीन जो सन्नाटा है उसमें अचानक मोर बोलता है। और क्या होता है, मोर के बोलते ही चिलम औंधी हो जाती है। जैसे कि जो सीधी जो चिलम है, जो सीधी चिलम होती है, वो लगता है कि जैसे औंधी हो गई है और उसमें जो अंगारे थे वो सारे नीचे बिखर गए हों। और अंगारों के बिखरने से क्या होता है, जलती हुई आंच जब बुझने लगती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धुआं उठने लगा हो। और फिर क्या कहा है, सूरज डूबा, चिलम औंधी। कह रहा कि अचानक इस सायंकालीन जो सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे किसान को किसी ने आवाज़ दी हो। किसान की मोर की जो आवाज़ है वो ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे किसान को किसी ने आवाज़ दी हो कि सुनते हो। तो ऐसे ही मतलब मोर के बोलते ही शाम सायंकालीन जो सन्नाटा है वो तुरंत भंग हो जाता है। चिलम उल्टी हो जाती है और उल्टी चिलम होते ही उसमें जो आँच है उसके बुझने के कारण धुआं उठने लगता है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अर्थात जिस प्रकार से किसान की जो चिलम है औंधी होते हुए उससे धुआं उठने लगता है, ठीक उसी प्रकार से सायंकाल के समय जैसे ही सूर्य डूबता है तो वो एकदम से दृश्य सारा खत्म हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो इसमें यही बताया कि सायंकालीन जो सन्नाटा है और सायंकाल का जो दृश्य है उसकी तुलना एक किसान से की है। ये इस कविता का सारा सारांश था। और ये भी दे रखा है, यहाँ से हम और भी अच्छे से इसको देख लेते हैं। सारा आपको लिखित में मिल जाएगा। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। देखो आकाश किसके समान, साफे के समान। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी। और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठे भेड़ों जैसा। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद ये दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये थी आपकी कविता दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। अगर एक प्रश्न पूछा जाता है तो आपका बहुत ही आसान है ये। फिर मैं अगर इसमें भाषा से संबंधित कोई प्रश्न है तो मैं देख लेती हूँ। तो कोई खास नहीं है इसमें, भाषा की बात यहाँ से होती है। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा मंडराता। ये सब में सा है। तो इसमें क्या यहाँ पर बताने की कोशिश की है, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो एक तो ये है कि नदी सा सी जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। ये आपको बता देती हूँ, सा सी, सदृश्य, स्वरूप, स्वरूप जैसे शब्द जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है, सारा उपमा अलंकार होता है। तो ये थी हमारी कविता। हो सकता है इनमें से कोई एक सीधा ही आपके उसमें आ जाए पेपर में, तो आपको ये देख लेना है। और तो ये थी, कोई खास ज़्यादा बड़ी नहीं थी दोस्तों, हमारा एक अध्याय यहाँ पर सिमट गया है। और ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा 60-70 क्या हमारा 60-70% जो सिलेबस है स्टेट का वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर TGT PGT स्टेट का संपूर्ण हो चुका है। MCQs की मैराथन भी मैंने डाली है, तो एक बार आप ज़रूर देख लें। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी कविता, बसंत भाग 2, शाम एक किसान।
श्याम जो है एक किसान के समान प्रतीत हो रही है। सर्वेश्वर दयाल द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जम के इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं एक तिनका नामक कविता, जो कि आपका बसंत भाग 2 का अध्याय नंबर 9 है। ये कविता है और इसमें बताया गया है, ये लिखी किसने है, इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो है इसके कवि हैं। एक तिनका जो कविता है वो लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखी है। यहाँ पर बता दूं, ये आप देख लेना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। शॉर्ट में इनका नाम हरिओद भी बोल देते हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है इनका पूरा नाम है। तो एक तिनका है। यहाँ पर कवि ने हरिओद जी ने ये कहा है कि हमें किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चीज़ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर चीज़ का अपना अलग महत्व होता है और उचित परिस्थिति होने पर या समय आने पर ही हमें उस चीज़ की महत्व का पता चलता है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ये भी कवि ने इसमें कहा है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा है। घमंड, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ। कवि कह रहा है कि एक बार मैं घमंड से भरा हुआ और ऐठ में, यानी कि ऐठ का मतलब घमंड से भरा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा हुआ था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। कह रही अचानक से एक दिन का आकर मेरी आँख में गिर गया। मैं बहुत अकड़ा हुआ ऐठ से खड़ा हुआ था, घमंड में भरकर ऐठ से अकड़ा हुआ खड़ा था। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कह रहे कि जैसे ही वो तिनका मेरी आँख में गिरा मैं झिझक गया, मैं बेचैन हो गया, मैं व्याकुल हो गया, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मैं कह रहा कि मैंने आँख को इतना रगड़ा, इतना वो दर्द हुआ मुझे कि मेरी आँख भी लाल होकर उसमें दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। लोग मतलब मेरी आँख को मूठ देने लगे, अर्थात जैसे ऐसे गरम गरम करके कपड़े से ना सेकते हैं। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगे। तो ऐंठ तो भाग गई, यानी कि तिनके के कारण जो मेरी आँख में दर्द हुआ था, ऐंठ बेचारी, ऐंठ मतलब जो मेरे अंदर ऐंठ भरी हुई थी कि तेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ऐसे भाग गई दबे पाँव। दबे पाँव भागना एक मुहावरा है ये, कि अचानक चुपके से निकल जाना। आगे है, कह रहा कि अचानक से, ये बहुत ही आसान है, पढ़ाने में भी थोड़ा मज़े नहीं आ रहे इसको। सीधा सीधा ये छंद मुक्त कविताएं हैं आपकी सारी, इनमें किसी प्रकार का कोई छंद प्रयोग नहीं किया गया है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, कह रहा कि जैसे ही मेरी आँख से तिनका निकल गया तब समझ नहीं हो मुझे ताने दिए। तो कह रहे कि जो समझ थी उसने मुझे ये ताने दिए कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि हे मनुष्य, तू क्यों ऐठता है, तू क्यों अहंकार करता है, अगर तुझे नीचे दिखाना हो तो एक तिनका भी बहुत है तेरे लिए। तो यही कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आपको एक तो कविता का नाम याद रखना है कि ये कविता एक तिनका कविता जो है किसने लिखी है, तो हरिओद ने लिखी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। तो दोस्तों ये थी हमारी कविता। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं अध्याय नंबर 8 रहीम के दोहे, जो कि आपके बसंत भाग 2 में संकलित हैं। तो मैंने सोचा कि अभी जो बीच में एक चैप्टर था पापा खो गई, एक नाटक है, वो बहुत बड़ा है बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा अध्याय थे, बहुत ज़्यादा चैप्टर वो पेजेस थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपकी जो एक दो कविताएं हैं पहले ये करवा देती हूँ, फिर वो एक पढ़ लेंगे। उसमें कम से कम 20-21 पेज थे, तो मैंने एक बीच में से एक अध्याय छोड़ दिया है और वो भी मैं डाल दूंगी अभी।
तो ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं रहीम के दोहे, जो कि आपके बसंत भाग 2 में संकलित हैं। बसंत भाग 2 में से लिए गए हैं रहीम के दोहे। देख लेते हैं इनको बारी बारी, फटाफट हमारा एक अध्याय अब संपूर्ण हो जाएगा। रहीम के दोहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे तेई साचे मीत। मीत मतलब मित्र, साचे मतलब सच्चे, विपत्ति मतलब मुसीबत के समय। अब रहीम जी कहते हैं संपत्ति सगे, अगर रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन दौलत होती है, बनत बहुत बहुरीत, तो बहुत से लोग बहुत से तरीके से आपके साथ रहते हैं। विपत्ति कसोटी जय कसे तेई साचे मित्र, लेकिन रहीम जी कहते हैं कि आपका असली मित्र वही है, या असली दोस्त आपका वही है जो मुसीबत के समय आपके काम आए। तो ये था कि जब मनुष्य के पास पैसा रहता है तो उसके बहुत सारे दाएं बाएं लोग रहते हैं, लेकिन असली मित्र आपका वही है जो आपकी मुसीबत के समय काम आए। दूसरे दोहे में कहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊने छाड़ती छो। छो का मतलब है या प्रेम मोह, ठीक है। जाल परे जल जात बही, ठीक है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रहीम जी ने मछलियों का जो जल के प्रति प्रेम है उसको दर्शाया गया है। रहीम जी कहते हैं कि मछलियों को जल से प्रेम होता है, लेकिन जल को मछली से प्रेम नहीं होता। तो जैसे जाल परे जल जात वही, जैसे ही मछली जल के अंदर जाल को डाला जाता है, तजी मीनन को मोह, तो कह रहा है कि जैसे ही पानी के अंदर जाल को डाला जाता है तो जाल के अंदर से पानी बहकर निकल जाता है, अर्थात पानी जो है मछलियों के मोह को त्याग देता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीम जी कहते हैं कि मछली को जल से बहुत प्रेम रहता है, इसलिए मछली उस पानी से अलग नहीं रह सकती। तऊ ने छाड़ती छो, मतलब उसके प्रेम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर उसके प्रेम को छोड़ देगी तो उसके प्राण निकल जाएंगे। तो मछली को जल से इतना प्रेम है कि जल के बिना वो नहीं रह सकती। लेकिन हमें ऐसे किसी से इतना प्रेम नहीं करना चाहिए, हमें उस तरीके से रहना चाहिए जैसे पानी रहा है। यहाँ पर पानी को मछलियों के प्रति इतना प्रेम नहीं है, तो जैसे ही जाल डाला जाता है तो जाल के अंदर से पानी निकल जाता है और मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं। तो हमें मछलियों की तरह नहीं होना है, हमें पानी की तरह रहना है, हमें किसी भी मोह माया में नहीं पड़ना है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचित सुजान। तो क्या कहा है, कभी रहीम जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते, अर्थात पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। सरवर मतलब सरोवर, सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो रहीम जी कहते हैं कि जो सुजान लोग होते हैं, पर हित, पर काज मतलब पर हित, दूसरों की भलाई के लिए धन का संचय करते हैं। अर्थात वो वैसे धन संचय को करना ठीक नहीं मानते, लेकिन करते हैं। कहते हैं कि जो सुजान लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही केवल धन संचय करते हैं। थोथे बादर कुआर के, जो रहीम गहरात। रहीम जी कहते हैं कि कुआर के महीने में या कुआर के जो बादल होते हैं वो बिल्कुल थोथे होते हैं, उनमें बारिश लाने का दम नहीं होता है, अर्थात वो सफ़ेद रंग के होते हैं, उनमें पानी या वर्षा देने की क्षमता नहीं होती है, तो वो थोथे बादल मंडराए रहते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। ठीक उसी, और वो गरजते रहते हैं जिस प्रकार थोथे बादल गरजते रहते हैं, कुआर के जो बादल थोथे बादल होते हैं उनमें बारिश नहीं होती, वो वैसे ही गरजते रहते हैं परंतु बरसात नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से जो धनी लोग होते हैं वो निर्धन होने पर भी अपने पीछे की बातों की डींग मारते रहते हैं। आगे है, धरती की सी रीत है, शीत श्याम ओधे, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम ये दे। अब रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी ये जो शरीर है उसको धरती के समान होना चाहिए। धरती की जैसी रीत
होनी चाहिए। जैसे कि धरती, शीत, श्याम और मेघ। जिस प्रकार धरती गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंड, शीत मतलब ठंड, घाम मतलब गर्मी और मेघ का मतलब बारिश, इन तीनों को धरती अपने एक समान रीति से सहन करती है। जैसी परे सो सही रहे, तो मनुष्य का भी शरीर उसी प्रकार का होना चाहिए कि जैसी विपत्ता उसके पास आए, जैसी विपत्ता उसके या संकट जो भी आए, उसे हर प्रकार के संकट सहने की आदत होनी चाहिए। हमारे शरीर को ऐसी आदत होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, हम उसके अनुकूल अपने शरीर को बना ले। जैसे कि धरती हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल, उस परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेती है। तो हमारे शरीर को भी ऐसा ही रहना चाहिए। जैसे कि आजकल लोग क्या करेंगे, धूप में जाएंगे तो कहेंगे अरे छाता लेके चलो, गर्मी लग रही है। बारिश में भीग जाएंगे, भाई छाता लेकर आओ। क्या हो जाएगा जब पूरी भरी बारिश में एक दिन नहा लोगे तो। और अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ भाई, अभी और एक यहाँ पर एक प्रश्न है भाषा से संबंधित आपका। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में बै का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में जय का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, और भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आता है, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं, वो मैंने अपने वीडियो में, अपने प्लेलिस्ट में अलंकार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक के साथ करवा रखे हैं कि लाइन को देखते ही, पंक्तियों को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कौन सा अलंकार है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर जाकर अलंकार आप सर्च कर सकते हैं, और PGT के नाम से जो मैंने आपका काव्य शास्त्र वाली प्लेलिस्ट में भी अलंकार और समास डाल रखे हैं। तो ये थे हमारे आज के रहीम के दोहे, बिल्कुल कम ही थे, छोटे सा चैप्टर था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।